ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है केतु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। केतु राशि परिवर्तन कर चुके हैं ऑलरेडी। 18 मई को उनका राशि परिवर्तन हो चुका है। एक बहुत लंबा अरसा आपके लग्न में बिताने के बाद, करीबन 18 महीने, वो आपके 12वें स्थान में अब आ गए हैं। राहु और केतु सदैव उल्टे ही चलते हैं, वक्र ही चलते हैं, तो उनकी वो नॉर्मल चाल है, इसलिए वो यहाँ जाने के बजाय आपके 12वें घर में प्रवेश करें। राहु और केतु जहाँ एक टाइम एक ही राक्षस, एक ही असुर का हिस्सा थे या एक ही असुर थे, पर जब वो अलग हुए फिर बाकी बहुत चीज़ें घटित हुई। इसके कारण कहीं ना कहीं राहु और केतु की प्रकृति जो है वो एकदम विपरीत है, इसलिए दोनों हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट बैठते हैं। जहाँ राहु बृहत है वहीं केतु सूक्ष्मता है। दोनों की प्रकृति बहुत अलग है। कई लोग कह देते हैं कि राहु केतु एक समान है। बिल्कुल गलत चीज़ है। बिल्कुल इसमें कुछ भी सत्यता नहीं है। दोनों की प्रकृति एकदम विरुद्ध है। जहाँ राहु एक प्रकार से भोग है, वहीं केतु एक प्रकार से मोक्ष है। जहाँ राहु लालच है, अटैचमेंट है, वही केतु डिटैचमेंट है। तो दोनों की प्रकृति बहुत अलग है। जहाँ जैसे मैंने कहा राहु बृहत लेवल पर चीज़ों को दिखाते हैं, वहीं जो केतु का इम्पैक्ट है वो एकदम गहराई तक जाने वाला होता है। जो भी ग्रह चीज़ों की गहराई तक आपको लेकर जा सकता है वो केवल केतु ही है। इसके साथ ही केतु विल फोर्स यू टू चेंज। राहु का जब प्रभाव आता है तो अपने आप परिस्थितियां बदलती हैं। केतु विल फोर्स यू टू चेंज। केतु आपको ये बोध करवाएंगे कि हाँ भैया इस चीज़ में बदलाव लाना ही है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए केतु की भी विशेषता, हर ग्रह की विशेषता अपनी है ज्योतिष में। हर ग्रह का पोर्टफोलियो अलग है, हर ग्रह का प्रोफाइल अलग है और हर ग्रह का प्रभाव अलग है। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं केतु का है। केतु को शूल भी कहा जाता है और केतु को झंडा भी कहा जाता है। तो जहाँ केतु जब भी बदलाव करते हैं थोड़ा बहुत उस भाव से संबंधित चीज़ों को रोकते हैं, अटकाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर केतु, अगर आपने वो प्रभाव केतु का समझा तो वो केतु आपके नाम का झंडा भी कहीं ना कहीं बुलंद कर सकते हैं। इसलिए केतु की जो विशेषता है वो बहुत ज़्यादा है। केतु का प्रभाव भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि केतु राहु की तरह एकदम तेज वृद्धि दे देंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि केतु राहु की तरह रातों रात आपको अमीर बना देंगे, पर केतु के जो रिजल्ट है ना वो शायद उस टाइम पर समझना है, लेकिन बाद में जो केतु सीख आपको देके जाएंगे उसका लाइफ लॉन्ग आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए जब केतु की दशा यूजुअली आती है व्यक्ति की, तो व्यक्ति बहुत हेल्पलेस फील करता है, क्योंकि बुरा टाइम होता है, बुरे अनुभव होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब शुक्र की दशा आती है तो जो सीखा आपने उस टाइम में, जो बोध किया आपने उस टाइम में, उसका लाभ आपको बहुत लंबे टाइम तक मिलता है। और वही केतु के गोचर का प्रभाव भी होता है। अगर हम कारकत्वों की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, अध्यात्म, रिसर्च, आईटी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कोडिंग, सॉफ्टवेयर, साधना, ऑकल्ट, ये सारी चीज़ें केतु के ही अधीन है। ये कहना कि केतु धन नहीं दे सकते गलत चीज़ है। जैसा मैंने कहा उस इंटेंसिटी शायद ना दे पाए जिस इंटेंसिटी से राहु और शुक्र देते हैं, पर केतु बदलाव कर केतु आपके जीवन में चेंजेस लाकर अवश्य आपको धन दे सकते हैं। केतु आपको कुछ नया सिखाकर अवश्य धन दे सकते हैं, और जब वो धन देते हैं तो लॉन्ग टर्म होता है। ऐसा नहीं कि राहु की तरह सडन गेन और सडन फॉल, नहीं। राहु के बारे में कई बार जैसे मैं बताता हूँ कि एकदम पैसा आता है लेकिन कभी कभी वो टिकता नहीं। केतु के द्वारा जो आपने ज्ञान अर्जित किया, स्किल्स सीखे, उसका लाभ आपको जीवन पर्यंत मिलता है। केतु की 2 दृष्टियां भी होती हैं। उनकी एक 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 4थे घर पर, 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर, तो इसका भी इम्पैक्ट होगा। और केतु सूर्य की राशि में है तो उसका भी एक प्रभाव होगा। तो इन सभी चीज़ों की विवेचना मैं अपने स्तर पर करने का प्रयास करूँगा। वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, इसको मैंने कुछ भागों में बांटा है। पहला पॉजिटिव्स, फिर नेगेटिव्स, फिर सेहत, फिर उपाय। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, पुनः मैं समझाने का प्रयास कर सकता हूँ कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपको जहाँ से रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए।
मेरा व्यक्तिगत मत है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। बस अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। 90% लोगों की लग्न राशि और चंद्र राशि अलग अलग होती है। आप चाहें तो जो भी आपकी लग्न राशि है, चंद्र राशि है, दोनों से ऑब्जर्व कर सकते हैं। राशिफल गाइडेंस के लिए देखने चाहिए। ये कहना कि वो आपकी पर्टिकुलर कुंडली का विवेचन है, गलत चीज़ होगी। हाँ, एक जनरल गाइडेंस के लिए कि क्या बदल रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उस प्रभाव के लिए अवश्य राशिफल को देखा जा सकता है। और उसके लिए जैसे मैंने कहा कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है, या फिर नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो दोनों से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत विशेष महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। सबसे पहला, 12वें घर में केतु आए। ये केतु का एक कारक भाव है, क्योंकि 12वां भाव एक प्रकार से मोक्ष का है, केतु मोक्ष के कारक है, तो ये कारक भाव है। और जब केतु यहाँ पर आते हैं तो केतु कंफर्टेबल फील करते हैं। तो 12वें घर में कारक स्थान होना और केतु का कंफर्टेबल होना, ये दोनों ही दिखाता है कि केतु कई प्रकार के अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आपके लग्न भाव को छोड़ के 12वें घर में जा रहे हैं। लग्न में जब केतु होते हैं ना तो बहुत ऑब्स्टिकल्स देते हैं। आप लोगों ने वो अनुभव किया भी होगा कि अचीव तो किया होगा आपने, क्योंकि सप्तम में राहु थे, लाभ स्थान को देख रहे थे, लेकिन कुछ भी एक ईजी या प्रकार ये कहिए कि बहुत ईजी रूप से या बहुत सरल रूप से आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि केतु लग्न में अवरोधक, भाग्य अवरोधक, कार्य अवरोधक बन जाते हैं। तो कई ऑब्स्टिकल जो आप देख रहे थे वो अब क्योंकि केतु ने लग्न को छोड़ दिया वो दूर होंगे। चौथा पॉइंट, केतु जैसा मैंने कहा मोक्ष के कारक हैं, 12वां भाव मोक्ष का है। अब इसका अर्थ क्या है कि आपको मोक्ष मिल जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ मोक्ष बहुत बड़ी चीज़ है, कम ही लोगों को मिल पाता। और जैसा मैंने कहा अभी तो कलयुग का स्टार्ट ही हुआ है, तो हम जो सारी पाप आत्माएं हैं वो दोबारा कलयुग में आती रहेंगी और जब तक हमें वो हमारे जो बुरे कर्म है वो पूरे ख़त्म नहीं हो जाते। तो ये मोक्ष तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पे क्या डिनोट करता है, यहाँ पे ना ये बंधनों से मुक्ति दिखाता है। ऐसे बंधन जो आपको रोकते हैं, ऐसे लोग जो आपको रोकते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको रोकती हैं, एडिक्शंस हो गई, बुरी आदतें हो गई, बुरे लोग हो गए, बुरी संगत हो गई, उन सब से दूर होने का अवसर प्राप्त करवाएंगे केतु आपको। अवश्य देख लीजिएगा, आप खुद ही ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से, ऐसी परिस्थितियों से दूर होना शुरू हो जाएंगे जो आपको लगेगा कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ये रियलाइजेशन आपको केतु करवाएंगे। अगला, आपका अध्यात्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ेगी। छठा पॉइंट, मोक्ष के रास्ते पर चलने के लिए बहुत अच्छा योग है। सातवां पॉइंट, गुप्त साधनाएं। जब बहुत ही गुप्त साधनाएं, देखिए तंत्र की बात करते हैं तो राहु इसमें बहुत अलग अलग पर्टिकुलर, राहु में क्या होता है, राहु कभी कभी अभिचार कर्म ज़्यादा दिखाते हैं। राहु कभी कभी अभिचार कर्म में क्या होता है, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, ये सब होती है। और राहु कभी कभी बहुत उग्र प्रकार की साधनाएं भी दिखाते हैं। केतु भी साधनाएं दिखाते हैं, वो भी गुप्त साधनाएं होती हैं जो में भी शायद उतनी उग्र स्वभाव की ना हो जैसे राहु की है, लेकिन ये ऐसी साधनाएं होती हैं जिससे व्यक्ति को आत्मबोध भी होता है और बाकी सुखों की प्राप्ति होती है। तो कुछ गुप्त साधनाएं करनी है, किसी गुरु की देखरेख में अवश्य कीजिएगा। आठवां पॉइंट, किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना या अपने ऊपर कुछ काम करना, अपने ऊपर कुछ बहुत बड़ा बदलाव लाना, वो आप कर पाएंगे, लेकिन सीक्रेटली। 12वें घर की केतु की विशेषता होती है, ये ढिंडोरा नहीं पीटते। अब कई बार होता है कि हम चीज़ों को बताना शुरू कर देते हैं और काम बनते नहीं हैं। तो यहाँ पे केतु की विशेषता है कि वो बिना ढिंडोरा पीटे आपसे बहुत अच्छे बड़े बड़े काम करवा देंगे। अगला पॉइंट, 9वां पॉइंट, ये एक प्रकार से आपका सुपर कॉन्शियस माइंड होता है। ये कॉन्शियस, ये सबकॉन्शियस, ये सुपर कॉन्शियस। यहाँ पे ना आपको ऐसी चीज़ें खुद अपने बारे में ज्ञात होंगी जो आपको खुद नहीं पता थी। ऐसे टैलेंट्स, ऐसी चीज़ें जो शायद आपको भी नहीं लगता था कि आप वो कर सकते हैं, वो चीज़ें उभरना शुरू होंगी। ये प्रभाव होता है 12वें घर का। ये कह देना कि 12वां घर व्यय स्थान है, अच्छा नहीं होगा, ज्योतिष इस प्रकार से नहीं होती। हर भाव के अच्छे, हर भाव के बुरे वो कारकत्व होते हैं। 11वां घर पैसा बहुत देता है, ये भाव कैंसर का होता है। मैं कभी चीज़ें बोलता नहीं हूँ क्योंकि लोगों में डर बहुत उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल तो लोग इन्हीं चीज़ों पर अपने वीडियोस बनाकर चीज़ें कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे आपका टॉयलेट हो गया तो कैंसर हो जाएगा, वहाँ पे होगा। मतलब कि किसी का हेरिडेटरी डिजीजेस, किसी के फैमिली प्रभाव, किसी की कुंडली कुछ मायने नहीं रहेगी, एक जगह पर टॉयलेट हो गया तो कैंसर,
और अगर सपोज एक 20 माले की बिल्डिंग है जिसमें सबका टॉयलेट वहाँ पे है, तो पूरी वहाँ पे उसमें जो हज़ारों लोग रहेंगे सबको कैंसर, ये आजकल चल रहा है। इससे मैं यूजुअली ऐसी चीज़ों से, कभी मैं डिजीज़ के बारे में बताता हूँ तो कभी भी इस प्रकार की बीमारियाँ एटलीस्ट राशिफल में नहीं बताता हूँ, क्योंकि लोग फिर डरते बहुत हैं। लेकिन ये कहना कि 12वां घर केवल बुरा ही है, वो एकदम गलत चीज़ है। यहाँ से एक आत्मबोध होता है कि मैं ये कर सकता हूँ। 10वां पॉइंट, डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़। अगर कोई बीमारी आप डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे, बहुत अच्छा मौका है। लेकिन केतु बदलाव दिखाते हैं, तो लेट्स से कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी, आपके डॉक्टर उसको डायग्नोज नहीं कर पा रहे, तो आपको डॉक्टर्स बदलने पड़ेंगे, ट्रीटमेंट या जो भी है अब बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर्स वो नहीं कर पा रहे, लेकिन कभी कभी होता है किसी की एक चीज़ में स्पेशलिटी है, किसी की नहीं है। मेडिकल फील्ड अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हर कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि वो किसी का बुरा करे, पर चीज़ें कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर लेट्स से कि आपको एक डॉक्टर से, एक जगह से, एक हॉस्पिटल से आपकी डिजीज़ का ट्रीटमेंट डायग्नोसिस अच्छा नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर बदल कर डॉक्टर को, ट्रीटमेंट को, हॉस्पिटल को, आपकी डिजीज़ डायग्नोसिस भी अच्छी तरह से हो सकती है और फिर ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह से हो सकता है। 11वां पॉइंट, धार्मिक स्थल पर जाने का मौका और वहाँ पे रहने का मौका। ये 12वें घर के केतु आपको अवश्य इस 18 महीने में 1 या 2 बार ज़्यादा भी करवा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस एज में हैं, कैसी दशा अंतरदशा चल रही है। लेकिन यहाँ पे ना आपको धार्मिक स्थलों पर रहने का मौका मिलेगा। एक चीज़ तो आप गए एकदम किसी बड़े धार्मिक स्थल पर गए, पूजा करी और आ गए, सुबह गए फ्लाइट लेकर पकड़ कर, अगले दिन आ गए, या फिर एक दिन गए अगले दिन आ गए, लाभ मिलता ही है। ईश्वर की आराधना, ईश्वर का दर्शन करने से लाभ मिलते हैं, पर किसी भी तीर्थ स्थलों में जब रहते हैं ना, तो उसका अनुभव अलग ही होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ रहते, मतलब कि एटलीस्ट 1 हफ्ता 10 दिन अगर आपको रहने का अवसर प्राप्त होता है तो अवश्य रहिएगा। 12वां पॉइंट, एनलाइटनमेंट। अब ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ लोग तो आज की डेट में सेल्फ एनलाइटेंड ही अपने आप को घोषित कर देते हैं, पर एनलाइटनमेंट है क्या? एनलाइटनमेंट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं परमात्मा के तत्व को जानना। ये नहीं कि परमात्मा से मिल जाना या अपना ऐसा बोध हो जाना कि बोलना कि मैं परमात्मा को जानता हूँ, वो बहुत बड़ी बातें होती हैं। पर परमात्मा के तत्व को समझना शुरू कर देना, वो एनलाइटनमेंट होता है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। हर व्यक्ति की ऊर्जा, हर व्यक्ति की जर्नी इसमें अलग हो सकती है, पर जैसा मैंने कहा, वो बोध होना कि हाँ, एक ऐसी ताकत है जो शायद हमसे कनेक्टेड है, जिनसे हम कनेक्टेड हैं, उसका बोध ही होना, ये मेरे हिसाब से एनलाइटनमेंट है या उसकी जर्नी है। तो ये अवश्य बोध आपको इस टाइम में होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 12वें घर के केतु आपको थोड़े से सेल्फिश डिसीजन लेने पर भी विवश करेंगे। कन्या वाले जो लोग होते हैं ना, वो यूजुअली थोड़े से सौम्य स्वभाव के होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, पर कभी कभी सेल्फिश डिसीजन नहीं ले पाते। यहाँ पे वो चीज़ें बदलेंगी, और कभी कभी ऐसा जीवन में करना बहुत अनिवार्य भी होता है। आप एकदम सीधे बन के रहेंगे ना, लोग तो आपको खड़े खड़े बेवकूफ़ बना देंगे। आज का टाइम वैसा नहीं है। अगला पॉइंट, यहाँ पे आपको ऑकल्ट फील्ड के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी और रियल जानकारी। मैं कई बार कहता हूँ कि आप ज्योतिष या बाकी चीज़ें सीख सकते हैं, पर जो नहीं कि आप समझ सकते हैं। पर केतु का प्रभाव अगर आता है, केतु के बिना ज्योतिष या बाकी जो भी ऑकल्ट है ना, उसको गहराई तक समझना, उसको डीप अंडरस्टैंडिंग करना और इवन यूटिलाइज करना मुश्किल होता है, क्योंकि केतु आपको उसके उस पर्टिकुलर चीज़ के तत्व तक लेकर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो केतु हैं, आपको ऑकल्ट में एकदम डीप तक लेकर जाएंगे। अगला पॉइंट, अगर आपकी कोई प्रॉब्लमेटिक प्रॉपर्टी थी जो बिक नहीं रही थी, यहाँ पर उसको बेचने का योग बन जाता है। केतु 12वें घर में है, जो व्यय स्थान है, चौथे से त्रिकोण है। लेट्स से कि आपकी कोई प्रॉपर्टी जो बिके ही नहीं रही थी, मतलब कि भाई फंसी हुई है, तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी आपकी जा सकती है। अब केतु का प्रभाव है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये नहीं कि जिस रेट में आप चाहते हैं वैसा ही मिल जाएगा। लेट्स से कि आप चाहते हैं कि 50 लाख में बिके, लेकिन ग्राहक बोलेगा भाई मैं तो सिर्फ 45 ही दे सकता हूँ। अब अगर आपकी प्रॉपर्टी सच में आपको बेचनी है और बिक ही नहीं रही थी, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि अगर प्रॉपर्टी ऐसी है कि ग्राहक आराम से मिलते नहीं हैं और कोई आपको मिल रहा है जो थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है, तो कर देना चाहिए। फिर उस पैसे को आप बाकी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगला पॉइंट, अगर आपके ऊपर कोई लोन था तो उसका यहाँ पे अंत हो सकता है। आपके अंदर वो क्षमता रहेगी कि आप अपने लोन्स का अंत कर पाएंगे। अगला पॉइंट, 17वां पॉइंट, केतु रिसर्च के कारक है। अब 12वें भाव में है, तो यहाँ पे टेक्निकल रिसर्च भी कर पाएंगे और शास्त्रीय ज्ञान भी, यानी कि आप
आप में से कई लोग बहुत शास्त्रों में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। अभी से कई लोगों को प्रभाव दिखना शुरू हो गया होगा और इस इंटरेस्ट के कारण आप और भी अपने जीवन को आगे लेकर जा पाएंगे। 18वां पॉइंट, विदेश में रिसर्च। कभी कभी व्यक्ति को ये चाहिए होता है कि हाँ, विदेश में जाके मैं रिसर्च कर पाऊँ। कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं कि उनको मे बी इंडिया में नहीं वो उसकी बहुत ज़्यादा कोई स्कोप हो, तो अगर आप चाहते थे कि विदेश में जाके रिसर्च कर पाए तो वो भी कर सकते हैं। करियर की तरफ चलते हैं। केतु कहाँ बैठे हैं? 10वें से 3रे भाव में बैठे हैं और केतु का प्रभाव कहाँ पे है? चौथे घर पर, जो 10वें से 7वां भाव है। ये क्या इंडिकेट करता है कि आपके करियर के जो डिज़ायर्स हैं वो पूर्ण यहाँ पर केतु करेंगे, क्योंकि तीसरा भाव एक प्रकार से उपचय भाव बना और जो ये भाव बना आपका चौथा भाव, ये 10वें से 7वां बना। तो आपके कई जो डिज़ायर्स थे करियर में, आप जिस जगह पे पहुंचना चाहते थे, जो जिस प्रकार का कार्य करना चाहते थे, उसको या उस एरिया में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आपको अपनी स्किल्स को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ केतु बैठे बिठाए नहीं देते। केतु अगर प्रभाव दे रहे हैं तो आपको अपनी स्किल्स के द्वारा ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर केतु प्रभावित है तो ये मान के चलिए वो स्किलफुल होगा, अपने एरिया में बहुत स्किलफुल होगा। तो इसलिए मैं कई बार कहता हूँ केतु अगर लग्न में है, 11वें में है, 10वें में है, दूसरे में है, छठे में है, अधिकतम जो लोग आईटी, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, साइंटिस्ट, इस या जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल्स और रिसर्च की आवश्यकता होती है ना, वहाँ पे केतु का प्रभाव आता ही है। अधिकतम मैं भी देखता हूँ कुंडली में कि अगर इन भावों में केतु है तो अधिकतम ऐसा व्यक्ति आईटी, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, एआई, इवन एआई, इनसे जुड़े काम करता है। तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा, अपनी करियर में अगर आपको और भी आगे बढ़ना है, मौके मिलेंगे। अपने जो स्किल्स ऑलरेडी आपके पास है उसको यूटिलाइज कीजिए और नई स्किल्स सीखिए। केतु का एक प्रभाव अष्टम पर भी है, अष्टम भाव पर, तो ये सडन जॉब चेंज भी दिखाता है, क्योंकि 10वें से 11वां स्थान है ना, तो ये सडन, और 12वां घर केतु बैठे हुए हैं, तो ये 8 और 12 का कॉम्बिनेशन जो हुआ ये चेंजेस लाता है। तो सडनली हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पे आपको कोई बहुत अच्छी जॉब मिले। कैसा कभी कभी कहते हैं ना कि एक ब्रेक थ्रू मोमेंट इन करियर आता है, लेकिन ये जो जॉब आपको यहाँ पे मिलेगी ना, ये मुश्किल होगी। मतलब कि यहाँ पे आपको अपने कंफर्ट जोन से भी निकलना पड़ेगा और आई थिंक जो नई जॉब होगी बहुत डिमांडिंग होगी। तो उसको तभी एक्सेप्ट कीजिएगा जब आपको लगता है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएँ। कई बार होता है व्यक्ति चेंज लाने के लिए इतना डेस्परेट होता है, फिर कोई अच्छी जॉब आती है, उसको लगता है मैं कर लूँगा, लेकिन जब चेंज होता है तो वो नहीं निभा पाता। तो अपने पूरे सर्कमस्टांसेस, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं रोल तो मिलेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा ब्रेक थ्रू मोमेंट्स भी आ सकती हैं, लेकिन वो जो जॉब होगी बहुत डिमांडिंग होगी। क्या आप उसको समझ कर एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ सकते हैं, ये डिसाइड करेगा कि आप कितना उसमें लाभ कमा सकते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा और अपने करियर में R&D भी करने का आपको मौका मिलेगा। कौन कौन से एरियाज राइज करेंगे? मेडिकल फील्ड, आप हॉस्पिटल से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, सर्जन हैं, NGO में काम करते हैं, फॉरेन रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, आर्मी में है, इंश्योरेंस का काम करते हैं, केमिकल्स का काम करते हैं, इन सारे ही एरियाज में आपको लाभ प्राप्त होंगे। बिजनेस की तरफ चलते हैं। सप्तम भाव बिजनेस का है, उससे छठे में केतु है। ये क्या दिखाता है कि आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा इनिशियली। अब शनि भी सप्तम में गोचर कर रहे हैं, केतु भी आ गए छठे घर में। ये सक्सेस देने वाले ग्रह हैं, लेकिन ये ईजी सक्सेस नहीं देते, पर लॉन्ग टर्म देते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, फिर लेटर ऑन केतु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। केतु R&D के कारक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। तो अपने बिजनेस में R&D कीजिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, बदलाव कीजिए टेक्निकली। कभी कभी होता है व्यक्ति टेक्नोलॉजी को अपनाने के तैयार नहीं होता, नहीं हम तो कर लेंगे अपने आप, नहीं, टेक्नोलॉजी अगर है तो हमारे यूज़ के लिए ही है। तो और टेक्नोलॉजी से क्या होता है, समय बचता है, रिसोर्सेज बचते हैं। तो अपने जीवन में, अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए। उनका प्रभाव जो है चौथे घर पर है, जो 7वें से 10वां है, यानी कि नई चीज़ों को ट्राई करने का मौका मिलेगा, नए प्रकार के प्रोडक्ट सर्विसेज में काम करने का मौका मिलेगा, नए प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च करने का मौका मिलेगा। आपको बिजनेस में बहुत नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ये केतु का प्रभाव लॉन्ग टर्म चाहते हैं अच्छा, आपको इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा करना पड़ेगा। केतु का प्रभाव अष्टम पर भी है, जो सप्तम से दूसरा भाव बन जाता है। ये इंडिकेट करता है कि जो इनिशियल चेंजेस आप लेके आएंगे वो अंततः आपके बिजनेस में बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपको देकर जाएंगे।
कौन कौन से एरियाज़ यहाँ पे राइज करेंगे। अगर आप साइंस से जुड़ा कुछ बिजनेस है आपका, केमिकल से जुड़ा, मिनरल से जुड़ा, रिसर्च बेस्ड बिजनेस है कुछ आपका, आपका कंपनी है ऐसा जो रिसर्च करती है, दवाइयों से जुड़ा, दवाइयों की रिसर्च का आपका बिजनेस है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है आपकी, कंस्ट्रक्शन का काम है जिसमें टेक्निकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, गैजेट्स बनते हैं, या आपका कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है जो आईटी बेस्ड है, इन सब एरियाज़ में बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपका कुछ लॉ से संबंधित बिजनेस है, अगर आपका कुछ भी मसालों से संबंधित बिजनेस है, ग्रॉसरीज में भी कहूँगा स्पेशली मसाले या एग्जॉटिक टाइप की जो चीज़ें होती हैं, नॉर्मल मसाले नहीं, नॉर्मल वेजिटेबल फ्रूट नहीं, जो एग्जॉटिक टाइप की चीज़ें होती हैं, जैसे लेट्स से कि आज के टाइम में इंडियन मार्केट्स में लोग एवोकेडो उगा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एग्जॉटिक टाइप में आ जाता है। अब आज से 15-20 साल पहले एवोकेडो कौन जानता था? आज आप देखिए जाके देखिए एवोकेडो कहाँ का है, जितना मुझे आइडिया आई थिंक ज़्यादा मैक्सिको आदि में उसका ज़्यादा उपयोग होता है, स्पेन में भी शायद होता था। फिर आज की डेट में वो बहुत पॉपुलर, तो आज अगर इस हर्ब्स हो गए, एग्जॉटिक स्पाइसेस हो गई, स्पाइसेस केवल यही नहीं होते कि इलायची, लौंग और दालचीनी, आप बहुत ऐसे स्पाइसेस हैं जो बहुत एग्जॉटिक है, लोगों को पता भी नहीं होते उसके बारे में। तो उस प्रकार की चीज़ों में अगर डील करते हैं, कुछ भी नॉर्मल से हटकर आप डील करते हैं, स्पाइसेस हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, इन सारे ही एरियाज़ में आपको बहुत ज़्यादा लाभ कमाने का अवसर प्राप्त होगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात करें तो 4-8-12 पर प्रभाव है, ये इंडिकेट करता है कि रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। और एक प्रकार से चौथा भाव भी एजुकेशन का ही होता है, पंचम भाव तो स्टूडेंट्स के लिए देखा जाता है, स्टडीज़ के लिए देखा जाता है, दूसरा भाव लर्निंग, चौथा भाव आपका एजुकेशन है। तो एक प्रकार से केतु का प्रभाव, यानी कि आपको अपने घर से दूर जाकर कहीं पर एजुकेशन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और अपने सब्जेक्ट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग का अवसर प्राप्त होगा। मैंने कहा था सूर्य का प्रभाव भी होगा केतु पर, क्योंकि सूर्य की राशि में है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए केतु क्या है, अध्यात्म है, 12वां भाव आश्रम आदि दिखाता है, 12वां भाव मंदिर दिखाता है, सूर्य भी मंदिरों के कारक है। तो मुझे लगता है कि, और क्योंकि चौथे घर को भी देख रहे हैं, आपको अपने फैमिली के साथ अकेले भी, कई लोग अकेले भी जाएंगे, कई लोग अकेले तो आप काफ़ी बार जाएंगे शायद, लेकिन अपनी फैमिली के साथ भी आप बहुत आध्यात्मिक जगहों पर जाएंगे और आपको आश्रमों में रहने का मौका मिलेगा। अगर कभी भी संभव हो ना, अब आप घूमने जाते हैं तो मैं ये नहीं कहता हर बार ही, क्योंकि फैमिली के साथ कभी कभी नहीं पॉसिबल होता, लेकिन किसी आश्रम में रहिएगा, वहाँ की प्रकृति को, वहाँ के लोगों को समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम अलग ही विचार होते हैं वहाँ पे। तो अगर पॉसिबल हो तो इस 18 महीने में किसी आश्रम आदि में कुछ टाइम के लिए समय बिताइएगा, वो आपके माइंड, सोल और बॉडी हर चीज़ पर अच्छा इम्पैक्ट देगा, और मुझे लग भी रहा है कि आपको ऐसे मौके प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं केतु महाराज की दृष्टियों के बारे में। केतु महाराज की एक दृष्टि चौथे घर पर है, तो ये क्या, ये डीप अंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा ना कि यहाँ पे ये आपका इमोशंस का भाव होता है, तो अपने आप के बारे में जानना, इमोशंस को समझना, अपने डिटैचमेंट भी देता है ये भाव। केतु का प्रभाव 12वें घर से चौथे घर पर डिटैचमेंट, और देखिए जिसको डिटैचमेंट में मज़ा आना शुरू हो गया ना, उसको फिर दुख नहीं प्राप्त होता। हमारा जीवन कहीं ना कहीं जो दुख झेलता है वो अटैचमेंट से और एक्सपेक्टेशन से ही झेलता है। हम अटैचमेंट रखते हैं, हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में यही चीज़ नहीं होगी ना, वो बहुत खुश रहेगा सच में। पर दुविधा यह है कि हम कलयुग में हैं, तो इन चीज़ों से भागना भी बहुत ईजी नहीं होता। हमेशा हम अटैचमेंट रखते ही हैं, वो हमें पसंद करें, उससे बात करनी है। लोगों के अंदर तो इतना भाव है कि मैं कई लोगों को देखता हूँ कि एक सर्टेन एज के बाद भी उनको कहीं ना कहीं बहुत अटैचमेंट होती है, बच्चों से होती है, पड़पोतों से, पोतों से होती है, और इस कारण से वो मोक्ष के रास्ते पर नहीं निकल पाते। पहले के टाइम में क्या होता ना कि हमारे सनातन धर्म में अलग अलग बांटे होते थे, जैसे आपका संन्यास हो गया, वामप्रस्थ हो गया, तो इसके हिसाब से आप एक सर्टेन एज के बाद आप उस चीज़ से निकल जाते थे। आज के टाइम में वो नहीं है, हम इतने अटैच्ड हैं कि जब लोग 70-80 के बाद भी ना, उनको ये चाहिए होता है कि हाँ पोतों से खेलें, इससे खेलें, बल्कि वो टाइम हमें ईश्वर की आराधना में, सनातन धर्म के खोज में, संन्यास में, इन सब में ज़्यादा देना चाहिए। यहाँ पे केतु जो है वो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएंगे। केतु जो है वो आपको, मैंने कहा मोक्ष अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एटलीस्ट उसको समझना थोड़ा सा इजी होता है जब केतु का प्रभाव आ जाता है। तो डिटैचमेंट होगा, और डिटैचमेंट भी मेरे हिसाब से एक फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस ही होता है। जो सच में डिटैचमेंट को समझ जाए उसको फिर दुख नहीं झेलना पड़ता। कोई पुरानी प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसको बेचने का योग बनेगा।
रियलाइजेशन बहुत होगा कई चीज़ों को लेकर, कई लोगों को लेकर। आप देखेंगे, भले इस वीडियो को सेव कर लीजिए, 18 महीने बाद देखिएगा, आप अपने जीवन में यूजलेस लोगों को दूर कर देंगे। आपके कुछ दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो आपके कार्यों में विघ्न डालते हैं, जो आपकी ग्रोथ से आपको रोक रहे हैं। आप उन लोगों से खुद ही दूर होना शुरू कर देंगे या उनको दूर करना शुरू कर देंगे। ये बहुत अच्छा एक केतु का प्रभाव होता है। केतु और शनि कभी कभी ना छटनी करते हैं। मैं पहले भी शनि के लिए एक बार इस चीज़ का उपयोग किया, शब्द का छटनी। वो आपको लोगों से दूर कर देंगे, पर अंततः देखिए शनि टीचर हैं, तो वैसे ही केतु का प्रभाव भी, वो आध्यात्मिक टीचर है। तो क्यों दूर करते हैं? आपके बेटरमेंट के लिए। उस टाइम पे हमें लगता है आपका झगड़ा हो जाएगा लग से किसी दोस्त से, आपको लगेगा बहुत बुरा हुआ, लेकिन अंततः आप जानेंगे ठीक है, अच्छा हुआ भैया वो दूर चला गया या चली गई, उसके बाद मेरे को अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिला। कई लोगों के ब्रेकअप हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक प्रकार से डिटैचमेंट का ही भाव होता है जो आपको आगे लेकर जाएगा। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपके जीवन में वही लोग रह जाएंगे जिनको रहने की आवश्यकता है या जो सच में आपकी केयर करते हैं। अधिकतम आप देखें, भले आपका बहुत बड़ा सर्कल हो, पर सारे लोग आपकी केयर नहीं करते। अधिकतम आपके दोस्त भी हो, रिश्तेदार भी हो ना, वो मौका ढूंढते हैं कब आपके साथ कुछ बुरा हो, ताकि वो हंसें, आपका मजाक उड़ाएं, आपको ये बोलें कि भाई हमने तो पहले ही कहा था। बहुत रेयरली होता है। भले आपके आसपास रिश्तेदार हों, दोस्त हों, मिलने आते हों बार बार, पर अच्छा चाहने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम। शायद गिन सोच सकते हैं कि एक दो ही होते होंगे जो सच में आपका भला चाहते हैं। एक तो परिवार में आपके माँ बाप ही होंगे, बाकी भाई बहन, बाकी भी, उन पे भी ज़्यादा ये भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जलन की भाव, जैसे आप ग्रो करेंगे जलन की भावना बहुत लोगों के अंदर आ जाती है। 8वें भाव पर उनकी दृष्टि है। ये एक प्रकार से फिर से डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप रिसर्च, पीएचडी अगर आप करते हैं, रियल साधना। मैंने रियल साधना का इसलिए यूज़ किया है शब्द, क्योंकि यहाँ पे रियल में आप साधना वाली चीज़ों को समझ पाएंगे, साधना का बोध कर पाएंगे। ऊपरी ऊपरी साधना नहीं, लेकिन डीप जाकर ईश्वर के तत्व से जुड़ना, उसी को साधना कहते हैं। मैंने डायग्नोसिस की बात करी थी, वैसा यहाँ पे भी दिखा रहा है। और अष्टम भाव ना नया रास्ता भी दिखाता है। ऐसे लोग जो हताश थे, हार गए थे, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था ना, अवश्य केतु आपको कोई ना कोई रास्ता नया दिखाएंगे। पुनः कहूँगा, केतु है तो कंफर्टेबल तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, नए रास्ते खोलेंगे। ये जो 12वां भाव है, ये 11वें से दूसरा है, यानी कि नए मौके पैसा कमाने के। दूसरे से 11वां है इन्वेस्टमेंट के नए मौके, कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखी थी उससे लाभ। तीसरे से 10वां भाव है, यानी कि जिनके पास कोई स्किल्स है, जो स्किल बेस्ड कार्य करते हैं, उनको यहाँ पे लाभ मिलेगा। पंचम से अष्टम में है, यानी कि रिसर्च और एक नई सोच। और अष्टम से पंचम है, यानी कि साधना, जो सच में आपके जीवन को साध दे। साधना का यही मतलब होता है, जो जीवन को साध दे वही साधना होती है। साधनाएं होती बहुत प्रकार की हैं, लेकिन जो जीवन को साध दे वही साधना। और एक प्रकार से केतु का 12वें घर में आना डिस्ट्रैक्शंस को भी कंट्रोल करता है। अब चलते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहला, 12वें घर के केतु कभी कभी बहुत अनसोशल बना देते हैं। व्यक्ति का सोशल होने का मन नहीं करता, और कभी कभी ऐसे काम होते हैं जो आप अनसोशल होकर नहीं कर सकते। बहुत वैराग्य उत्पन्न करते हैं। कभी कभी केतु ऐसा वैराग्य, और यहाँ पे दशा अगर केतु की चल रही हो तो फिर तो लोग अपने अच्छे खासे कामों को छोड़कर, फैमिली को छोड़कर, उनको बहुत वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अपनों से बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। चौथे घर पर प्रभाव है ना उनका, फैमिली से निरंतरता से लड़ाई झगड़े, इश्यूज, मतभेद, क्योंकि बनेगी नहीं, आपकी सोच और उनकी सोच बनेगी नहीं। क्योंकि अष्टम पर प्रभाव है तो कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का नया इशू भी आ सकता है। आपके भाई बहन, चाचा ताऊ, इनका सब, बुआ के साथ भी आता है आजकल। तो ये सब चीज़ें अवश्य प्रभाव डालेंगी। घर के राज बाहर आते हैं, बहुत केयरफुल रहेगा। जाने अनजाने में आप घर की बातें बाहर शेयर करना शुरू कर देंगे, बहुत केयरफुल रहेगा। झूठा आरोप, चौथे भाव पर केतु का प्रभाव, झूठा आरोप लगता है। और कभी कभी व्यक्ति अपने आप को, अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। ये भी गलत चीज़ है। घर में बहुत मतभेद होंगे, घर में निरंतरता से कोई बीमार पड़ता रहेगा। आप देखेंगे कोई ना कोई 18 महीने में घर में बीमार पड़ता रहेगा। मरम्मत घर में बहुत करानी पड़ेगी, गाड़ी की मरम्मत बहुत करानी पड़ेगी। और ये आपके पति या पत्नी की तबीयत के लिए भी अच्छा नहीं। सप्तम से छठे में केतु, यानी कि पति या पत्नी की तबीयत निरंतरता से बिगड़ती रहेगी। इमोशनली कभी कभी ऐसे लोग बहुत अनहैप्पीनेस की तरफ भी चले जाते हैं, स्पेशली अगर कुंडली में शनि का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, चंद्रमा बहुत खराब है।
और इसके साथ ही लव लाइफ पर भी इसका प्रभाव रहेगा नेगेटिव। लव लाइफ में आपको अपना रिलेशनशिप एक बंधन की तरह लगने लग जाएगा। जैसे मैंने एक बार कहा भी था कि चौथे घर पर उनका प्रभाव है, तो एक इमोशनल डिटैचमेंट आएगा और आपको लगेगा कि शायद गलती कर दी इस रिलेशनशिप में आके। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको देखने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे। सेहत की तरफ चलते हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, पैरों की दिक्कत बहुत रहेगी, आँखों की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सांसों से जुड़ी रोग, हार्ट की कार्डियक प्रॉब्लम है देखिए तो बहुत केयरफुल रहेगा। इन्फेक्शंस बहुत रहेंगे, कफ रोग बहुत रहा करेंगे, मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम, स्लो डाइजेशन, और स्लो डाइजेशन से कई प्रकार के और रोग आते हैं। इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, स्पेशली यहाँ पे तो दोनों ही लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में ही दिक्कत आ सकती है। प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, आउटर प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं, यूट्रस प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस महिलाओं में, प्रोस्टेट पुरुषों में, स्किन की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर्स आदि, रूमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो आ सकती हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम कई लोगों को तंग करेगी। इसमें कभी कभी होता है बॉडी में पस बनना, किसी घाव में, किसी चीज़ में, इंटरनल वूंड है उसमें पस पड़ना, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, सिजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम भी यहाँ पे कई लोगों को आ सकती है, डायग्नोस हो सकती है। कभी कभी पता ही नहीं होता व्यक्ति को कि वो या उसके परिवार में किसी को सिजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा रोग है और बहुत सारे लोग इस मानसिक रोगों से, इस प्रकार के मानसिक रोग से प्रभावित होते हैं। मेरे क्लाइंट हैं जो अब तो रिटायर हो चुके हैं, बहुत बड़े वो जो ये इस एरिया में वो डॉक्टर रह चुके हैं, तो वो खुद ही बताते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कितने टाइम तक कि उनके फैमिली में कोई इसी प्रकार का इशू है, और बाद में जाके वो सिजोफ्रेनिया डायग्नोस होता है और इसका इलाज भी नहीं है। बहुत एक दुखद बात है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं विद मेडिकेशन, पर इसका इलाज नहीं है। तो मैं हर बार कहता हूँ, कई बार कहता हूँ कि मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डिप्रेशन है, आपको लग रहा है, बोलिए। नहीं समझ रहा कोई तो कोई बात नहीं, उस व्यक्ति से बात करिए जो आपको समझता है। कई लोग डिप्रेशन उनको होता है, वो बोलने से डरते हैं, लोग मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे डिप्रेशन क्या होता है, पागल हो गया क्या, कुछ नहीं होता, डरता है, डरपोक है। बहुत गलत चीज़ है। मेंटल हेल्थ आज की और आने वाले टाइम में मेंटल हेल्थ लोगों को बहुत तंग करने वाली, क्योंकि हमारी परिस्थितियां ही ऐसी हो गई। इसलिए बाकी चीज़ों के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें, इवन डिप्रेशन भी यहाँ पर कुछ लोगों को तंग कर सकता है। उपाय की बात करते हैं, 3 उपाय करने हैं। कितनी बार करने हैं, कब कब करने हैं, बताता चलूँगा। इंडिया में रहते हैं तो बहुत आराम से कर लेंगे, विदेश में रहते हैं तो किसी को बोलकर अपने नाम से उपाय करवा सकते हैं। पहला उपाय गणेश जी का है। गणेश जी का अभिषेक करना है आपको। किस चीज़ से? दूध से, चंदन के पाउडर से, शहद से और सफ़ेद तिल से। यानी कि एक पात्र में दूध लीजिएगा और ये बाकी चीज़ें मिलाइएगा, गणेश जी का अभिषेक कीजिएगा। फिर जलाभिषेक कीजिएगा, दुर्वा अर्पण कर कर मोदक का भोग लगाइएगा और घर में बने किसी भी गुड़ की मिठाई का भोग लगाकर ओम एक दंताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। यह आपको 4 बुधवार करना है। अगला उपाय 2 अमावस्या करना है। दूध में सफ़ेद तिल, काले तिल और जौ के दाने ये मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। फिर जलाभिषेक करना है। उनको 4 प्रकार के फल और 4 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाना है। मिठाइयाँ आप चाहे तो किसी हलवाई से भी लेकर आ सकते हैं, अच्छे हलवाई की दुकान से। और 4 तिल के तेल के दिए भी अर्पण करने हैं। ये सब अर्पण करके वहाँ पे बैठकर ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। और अगला उपाय 2 पूर्णिमा का है। ये जो शिवजी वाला उपाय था, ये 2 अमावस्या करना है। अगला उपाय 2 पूर्णिमा का है। आपको 2 पूर्णिमा को किसी भी मंदिर में चावल, गुड़ और तिल के तेल का दान करना। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य बहुत लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।